वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर ASL इंग्लिश लर्निंग क्लास। और आज हमारी 138th क्लास है और आई थिंक वोकैबुलरी की हमारी 4th या 5th क्लास होगी, वो चेक कर लेना। पर मेनली ये क्लास 138th क्लास है, ठीक है। तो हम लोग वोकैबुलरी कर रहे थे और आज मैं कुछ नए वर्ड्स आपको बताता हूँ। एक सेकंड। ओके। तो आज सबसे पहले जो आप आज जो सबसे पहले वर्ड है आपका लिखने का, इसे डिडैक्टिक भी बोल सकते हो और कई लोग इसे डाइडेक्टिक भी बोल सकते हैं। इसकी स्पेलिंग लिखो DID, डिडैक्टिक, DIDACTIC, DIDACTIC, डिडैक्टिक। ये एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है डिजाइन टू टीच पीपल समथिंग, स्पेशली ए मॉरल लेसन। पहला, डिजाइन टू टीच समथिंग, आपने कुछ ऐसा बनाया है जिससे आप सिखाना चाहते हो किसी को। क्या? मॉरल लेसन। मॉरल मतलब नैतिक पाठ, लेसन। कैसा मॉरल लेसन? जैसे आप लोग जब सेकंड थर्ड में आते हो तो एक नैतिक कहानियों की कई स्कूल्स में बुक्स होती है, मॉरल स्टोरीज की, जिसमें आप ये सीखते हो कि क्या अच्छा है, अच्छाई क्या है। जैसे अनेकता नहीं एकता। जैसे यूनिटी की कहानी बचपन में आपको सिखाई जाती है कि एक आदमी के 5 बेटे थे और वो लड़ते थे, तो एक दिन उसने उन सबको अलग अलग लकड़ी दी तोड़ने के लिए और कहा तोड़ो, तो उन्होंने तोड़ दी। पर जब एक सबके 5 लकड़ियों का एक इकट्ठा एक बंडल बनाकर उनको दिया और तोड़ने के लिए, तो कोई तोड़ नहीं पाया। तो उसने समझाया कि ये ऐसी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी अवश्य। तो जो अब मैं ऐसी कोई बुक बना रहा हूँ, ठीक है, तो वो डिडैक्टिक बुक होगी। वाई? इट इज डिजाइन टू टीच पीपल समथिंग स्पेशली। और जरूरी नहीं है कि आप मोरल ही सुनाओ, कोई मैथ सिखाने के लिए कुछ भी आप मतलब कुछ भी बना रहे हो। अगला है टेलिंग पीपल थिंग्स रेदर देन फाइंड आउट फॉर देमसेल्फ। कई लोगों की आदत होती है और कई लोग ऐसा पसंद करते हैं। अब किन की आदत होती है और क्या पसंद करने वाले लोग क्या है? सबसे पहले तो कई लोग ये पसंद करते हैं, और विशेषकर मेरे जैसे लोग, कि हम चीज़ों को खुद खोजें। और कई लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि आपको हर चीज़ बताते जाएंगे। खासकर जब पेरेंट्स की बात होती है, कई पेरेंट्स ये करते हैं कि अपने बच्चों को सब कुछ बताते हैं और उनका एक मन होता है, अच्छी बात है, तो बच्चे की खोजी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो पाती। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद उसको अनुभव करना चाहते हैं। आपको एक बात समझा दी, लेकिन असली लर्निंग आपके अनुभव। तो इसको भी हम डिडैक्टिक बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगला वर्ड है, लिखो डिस्टोपियन। स्पेलिंग लिखो DYSTOPIAN, DYSTOPIAN, डिस्टोपियन। DYSTOPIAN, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग देखो क्या है। रिलेटिंग टू और डिनोटिंग एन इमेजिन स्टेट और सोसाइटी वेयर देयर इज ग्रेट सफरिंग और इनजस्टिस। रिलेटिंग टू और डिनोटिंग, तो आप किसी चीज से रिलेट कर रहे हो, तो गुड इवनिंग। डिस्टोपियन होगा आपका रिलेटिंग टू और डिनोटिंग एन इमेजिन स्टेट और सोसाइटी। आपने एक ऐसा सोच लिया या ऐसे समाज की कल्पना कर ली वेयर देयर इज ग्रेट सफरिंग, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ दुख है या बहुत ज़्यादा अन्याय है। आपको लगता है दुनिया ऐसी है, तो इस तरह की जो सोच है या इस तरह की जो अवधारणा आपकी बनती है या इससे आप अगर रिलेट करते हो, मतलब अपना कोई संबंध जोड़ते हो,
तो उसे कहते हैं डिस्टोपियन। अब इसका डिस्टोपियन एडजेक्टिव भी हो सकता है, विशेषता भी हो सकती है किसी चीज की, और डिस्टोपियन एक नाउन भी हो सकता है। नाउन तब होगा when it is a noun a person who imagines such society। तो अब एक ऐसा इंसान जो कि ऐसी सोसाइटी सोच रहा है, कैसी सोसाइटी, where there is either a great suffering or there is a great injustice and he is relating to that injustice or that great suffering, that person is also called dystopian। Like Mr. Gandhi and Dr. Ambedkar, they both thought but differently। For Mr. Gandhi it was the British rule, for Dr. Ambedkar it was the rule of Hindus। For both of them the society was a dystopian and they both were dystopian, and they were also true in their own senses and keeping the facts। तो जैसे डॉक्टर अम्बेडकर डॉक्टर गांधी थे, डॉक्टर गांधी को लगता था भारत, और डॉक्टर अम्बेडकर को लगता था कि भारत और भारत के अंदर अछूत वर्ग, हिंदुओं के अंदर, तो दोनों की ग्रेट सफरिंग है। और जो था भी, हमारे भारत का बहुत अच्छा एक स्थान था जो कि ब्रिटिश सरकार के आने के बाद, हाँ हमें वैज्ञानिक डेवलपमेंट हुई लेकिन हम लोग इकोनॉमिकली वीक होते चले गए। और जहाँ तक हिंदू धर्म की बात है तो उसमें जो शूद्रों को जो 4 हिस्सों में बांट दिया, वो किसी समय बांटा था कि भैया चलो काम धाम हो, लेकिन वो चलते चलते वो एक सिस्टम बन गया ऐसा कि काम करने वालों की तो बस वाट ही लगनी रह गई। तो एनीवे, तो मैंने आपको डिस्टोपियन का मीनिंग बताया है, और एक और एग्जांपल देता हूँ। इट ऑफर्स कैथारसिस इन ए डिस्टोपियन रियल वर्ल्ड। अब ये जो एग्जांपल मैंने लिया, इट ऑफर्स कैथारसिस, कैथारसिस होता है भावनाओं का बहरे, इन ए डिस्टोपियन रियल वर्ल्ड। तो ये एक सेंटेंस था, कहीं से मैंने लिया था। मेन आपको डिस्टोपियन का मीनिंग समझ में आया? बताओ दोनों। आ गया भाई। मनोज को तो क्या नाम है, मनोज कोड़िया नाम क्या है, गिरीश कोड़िया तो आ गया। अवनीश को आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, अब अगला वर्ड लिखो, क्लम्प, CLUMP, क्लम्प। गिव मी पेंसिल पे, आई विल टिक मार्क व्हिच आई हैव डन। CLUMP, क्लम्प। ये नाउन, इसके एज ए नाउन और एज ए वर्ब दोनों मीनिंग देखेंगे। CLUMP, क्लम्प। आप लोगों ने वर्ड सुना होगा क्लैप, अब क्लम्प सीखते हैं। अब इसका एज ए नाउन क्या मीनिंग होता है? ए स्मॉल ग्रुप ऑफ थिंग्स क्लस्टर्ड टुगेदर, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ थिंग क्लस्टर्ड टुगेदर। कुछ चीजें एकदम कहते हैं ना ठुसम ठुस, ऐसे एकदम, अरे ये क्या एकदम तुमने इसको भर दिया है। क्लम्प, मेरे ख्याल से एक वर्ड बनता है क्लम्पसी, क्लम्पसी। तो अभी तो क्लम्प देख लो, ए कॉम्पैक्ट मास, कोई चीज को आप एकदम कॉम्पैक्ट कर दो, छोटे से में कर दो। ए हैवी ट्रैम्पिंग साउंड, थपथपाने वाली जो आवाज होती है उसको भी हम क्लैम्प बोलते हैं। हैवी आवाज होनी चाहिए वो। अब इसका वर्ब मीनिंग देखो, टू वॉक और मूव क्लम्सी, टू वॉक और मूव क्लम्सी, कि हिलना, मूव करना या चलना क्लम्सली। अब क्लम्सली, तो क्लम्सली क्या होता है? लैकिंग डेक्सटेरिटी, निम्बलनेस और ग्रेस। डेक्सटेरिटी होता है कि जो हमारे जो हाथ पैर होते हैं उनकी जो पकड़ होती है, कंट्रोल वे में जो हम काम करते हैं, या उनकी जो क्षमता होती है बहुत अच्छी, दैट इज कॉल्ड डेक्सटेरिटी। निम्बलनेस क्या होता है कि चपलता। जैसे एक जगह एक सेंटेंस, एक वर्ड मैंने किया था कि निम्बलनेस ऑफ द फिंगर्स ऑफ द फीमेल वर्कर्स इन अ वॉच फैक्ट्री, कि वॉच की फैक्ट्री में जो महिला कर्मी है, फीमेल वर्कर्स, उनकी फिंगर्स की निम्बलनेस, निम्बलनेस मतलब चपलता, क्योंकि वो पतली फिंगर्स होती है तो वॉच बनाने में बड़े महीन काम होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी उनकी वो एक काम कर लेते हैं, इसको निम्बलनेस। और ग्रेस, ग्रेस होता है कि भाव अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट करते हो, ग्रेस। तो टू वॉक और मूव क्लम्सली
और एंड नॉइजली, और ऑकवर्ड एंड नॉइजली। तो आवाज का करके थम थम ऐसे चल रहा है कोई, तो मैं उसे कहूँगा ये क्लम्सली क्लम्प वॉक। ठीक है, अब ये था वर्ब इसका, और दूसरा वर्ब का मीनिंग है टू फॉर्म क्लम्प्स, पेड़ों के घने झुंड। तो क्लम्प मतलब एक तरह से झुंड, और पेड़ों के जो घने झुंड होते हैं उनको भी हम क्लम्प बोलते हैं। ठीक है, टू फॉर्म क्लम्प, वो झुंड बनाना। एग्जाम्पल देखो, फॉरेस्ट ऑफ ब्लैक क्लम्प्स इनटू विच, फॉरेस्ट जंगल ऑफ ब्लैक क्लम्प्स, ब्लैक क्लम्प माने पेड़ों के घने झुंड वाला फॉरेस्ट। क्लम्प के मीनिंग समझ में आ गए? क्लम्प और क्लम्सली ये दो वर्ड मैंने आपको बताए, और निम्बलनेस भी आपको बताया, डेक्सटिलिटी भी बताया। ये चार वर्ड इस वर्ड से जुड़े हुए थे जो आपको बताया। ठीक है, क्लम्प से। तो मेनली इसका मीनिंग क्लम्प क्या होता है? गुच्छा, ठुसम ठुस किसी चीज को करना, या आवाज, हैवी आवाज, या फिर ऐसे लड़खड़ाती हुई घटिया सी चाल चलना। ठीक है, या पेड़ों के घने गुच्छे। अगला है वर्ड कार्टोग्राफी, लिख लो, CARTO, CARTO GRAPHY, GRAPHY, CARTO GRAPHY, कार्टोग्राफी। लिख लिया? Yes, sir. अवनीश आपने लिखा? Yes, sir. Okay. The art and the science of graphically representing a geographical area, usually on a flat surface such as map or chart. कम शब्दों में समझाऊं आपको, नक्शा बनाने की कला को कहते हैं कार्टोग्राफी। आर्ट एंड साइंस, ये कला और विज्ञान, तो क्योंकि इसमें कला और विज्ञान दोनों का, इसलिए इसको कहा गया आर्ट एंड साइंस ऑफ जोग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग ए जोग्राफिकल एरिया। इसमें साइंस क्या इंपॉर्टेंट होती है और आर्ट, दोनों का मिक्सचर। आप नक्शा बिना साइंस के नहीं बना सकते। नक्शा ऐसा नहीं कि आप बड़े अच्छे आर्टिस्ट हो, आपने इमेजिन कर लिया और बना दिया। जहां जहां इंसान गया वहां वहां की उसने एक पॉइंट से शुरू किया था, और वहां पे उसने दिशाएं देखी थी, चांद की कहाँ पर है, कितना वेस्ट है, कितना नॉर्थ है, मैंने कितना मूव किया, और ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उसने उतने डिग्री बनाई कि भैया मैं यहाँ आया, इतने किलोमीटर, इतने नॉटिकल माइल्स, समुद्र की यात्रा को नॉटिकल माइल्स में शायद आई थिंक उसमें करते हैं। अब यहाँ पे ये चांद कितना था, यहाँ पे ये कितना होता है, तो ये यहाँ पे इतना था, इतना डिग्री घूम गया। ये एक सोचो, ये सब चीजें हमारे जो यूरोप के लोग थे उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, यूरोप के लोगों की, कि ये सब चीजें उन्होंने उस समय बनाई, उस समय वो नक्शे बनाए, डिग्री बता दी कि कितनी डिग्री पे, और धरती का सटीक मैप आज से 200-300 साल पहले किया, जब ना तो कोई वीडियो कैमरा थे, ना कोई सैटेलाइट सिस्टम था। है ना मजेदार बात? सिर्फ तारों को देख के समुद्र पे रात को चलते, इतने ध्यान से उन्होंने लाइफ को एक्सप्लोर किया। और आजकल हम लोग क्या लाइफ में क्या सीखते हैं, उन्होंने वो जो किया होगा, सोचो, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के, बिना सैटेलाइट के, बिना मोबाइल सिस्टम के, बिना किसी कैमरास के, बिना किसी स्क्रीन के। आज तो हवाई जहाज से जाके देख सकते हो, ऊपर से स्पेसशिप से जाके देख सकते हो। तब उन्होंने, और आज से 500 साल पहले किसी ने बता दिया कि भैया धरती तो गोल है और घूमती है सन के चारों तरफ। लोग कहते थे सन घूमता है। तो ये यूरोप के लोगों के अंदर जो 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 एजुकेशन को लेके एक इम्प्रूवमेंट हुई थी, जिसे रेनेसांस पीरियड बोलते हैं। तो उस पीरियड से पहले क्या था, बहुत धार्मिक उत्पात मचा हुआ था यूरोप के अंदर। जैसे आज भारत में धार्मिक उत्पात मचा हुआ है। धर्म 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 एक हवाई चीज है, भगवान मिले ना मिले वो अलग बात है। और धरती पर रहने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत होती है, आपने उनकी तरफ ही अनदेखी कर दी। जैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ पर
विद्या के भी कोई देवी देवता बताए जाते हैं, विद्या को, शिक्षा को देवों से या बुद्ध से जोड़ा जाता है, कई चीज़ें हैं। तो वो भी तभी प्राप्त होती है, बुद्धत्व भी तभी प्राप्त होता है जब आप उसके लिए प्रयास करोगे। तो पर वो लोग भी कभी किसी ज़माने में ऐसे देवी देवता उनके भी मैथोलॉजी के अंदर है। बट सोचो, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, सोचो कि लोगों ने 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले धरती का वो निकले और विद इन 40-50 ईयर्स और 100 ईयर्स उन्होंने धरती का मैप बना दिया, एक्यूरेट मैप। आज भी वो मैप बहुत एक्यूरेट है, और ये सब तब कर दिया जब कोई सैटेलाइट सिस्टम भी नहीं थे। और इस आर्ट और साइंस को कहते हैं कार्टोग्राफी। अगला वर्ड देखो, टैक्सोनॉमी, TAXONOMY, 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 ये नाउन है। पहले इसका मीनिंग है स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स। ए स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स, चीज़ों को समूहों में अरेंज करना, उस तरीके को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। और इन वर्ड्स के अगर आपको डिटेल और कई मीनिंग्स देखने हैं तो आप ऑक्सफोर्ड की अच्छी डिक्शनरी। तो मैं एक बात कह रहा था, आप लोग जो क्लास में आज आए हैं और जो लोग देख रहे हैं वीडियो, मेरा मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर आप नोट कर लो, 8527533051, या फिर एक दूसरा नंबर है 8851188170। एक नंबर तो हर नंबर वीडियो में दिया ही होता है, उस पर भी कॉल कर सकते हो। इंग्लिश लर्निंग बुक्स मैंने जैसे बताया वो मिनिमम 5000 रुपीज़ की आप ऑर्डर कर सकते हो हमसे। वो 5000 रुपये की एक बार की इन्वेस्टमेंट है, आप पढ़ सकते हो, आपके घर में और बच्चे पढ़ सकते हैं, पेरेंट्स भी आपके पढ़ सकते हैं, वर्क बुक वगैरह सब मिल जाएगी आपको। तो दूसरा इसका मीनिंग है टैक्सोनॉमी का, वन पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ ग्रुप्स दैट थिंग्स हैव बीन अरेंज्ड। वन पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ ग्रुप्स दैट थिंग्स हैव बीन अरेंज्ड, एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ ग्रुप्स जिसमें चीज़ों को अरेंज किया गया। अब इसका एग्जाम्पल देता हूँ, एक वाक्य बताता हूँ, एक सेंटेंस बताऊँ, उससे अच्छे समझ में आएगा। कंटेम्प्रेरी स्पेक्युलेटिव फिक्शन रजिस्ट्स इजी टैक्सोनॉमी। तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि आजकल कंटेम्प्रेरी क्या होता है वर्ड, लिख लो जिसको लिखना है, कंटेम्प्रेरी, CON। ये डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मोस्ट डिफिकल्ट से थोड़ा सा हल्का वर्ड है, इसलिए मैंने इसको अपने मेन क्लास में नहीं लिया, फिर भी इसका लिख लो मीनिंग, CONTEMPRORY, CON कन, TEM टेम, PRORARY कंटेम्प्ररी, CONTEMPRORARY, लिख लिया? CONTEMPRORARY लिख लिया? इसका अगर हिंदी में मीनिंग लिखना है तो इसका सिंपल एक हिंदी में मीनिंग लिखो, आज का, जो आज चल रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स, कंटेम्प्रेरी गवर्नमेंट, कंटेम्प्रेरी फैशन, कंटेम्प्रेरी म्यूजिक, कंटेम्प्रेरी आर्ट, कंटेम्प्रेरी फूड, कंटेम्प्रेरी हैबिट्स, कुछ भी हो सकता है आज का। अगला वर्ड है स्पेक्युलेटिव, ये भी लिख लो, ये भी मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड्स की श्रेणी में नहीं है, फिर भी लिख लो, SPECULATIVE, स्पेक्युलेटिव। अभी स्पेक्युलेटिव का मीनिंग एग्जैक्ट वर्ड आपका हिंदी में तो यही बोलूंगा कि भैया एक तरह से इट्स काइंड ऑफ ब्लाइंड स्पेक्युलेशन करना, मतलब अंदाजा लगाना, लिख लो अंदाजा लगाना।
तो कंटेम्प्रेरी स्पेक्युलेटिव फिक्शन रजिस्ट इजी टैक्सोनॉमी। तो ये एक सेंटेंस था जिसमें टैक्सोनॉमी का मीनिंग था। तो कि जो आज का जो स्पेक्युलेटिव फिक्शन है, अभी स्पेक्युलेटिव फिक्शन क्या है ये अलग से देखना पड़ेगा, इसको छोड़ देते हैं। ये रजिस्ट करता है, मतलब ये नहीं करता ऐसा। क्या नहीं करता? इजी, आसान टैक्सोनॉमी, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप का लिटरेचर फिक्शन नहीं बन रहा है। मतलब जो फिक्शन बन रहा है वो मिक्स फिक्शन बन रहा है, उसमें साइंस भी है, उसमें ड्रामा भी है, उसमें हॉरर भी है, ऐसा। आई थिंक यही इसका मीनिंग है। तो मीनिंग समझो टैक्सोनॉमी का कि एक पर्टिकुलर को ग्रुपिंग करना, उसे वो पर्टिकुलर ग्रुपिंग नहीं कर रहा है। अगला एक वर्ड है, आप लोगों ने सुना जगन्नाथ यात्रा? जगन्नाथ नाम सुना? जगन्नाथ, जगन्नाथ सुना है नाम? कहते जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, सुना है? Yes, sir. मेरा जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने भी सुना जगन्नाथ, लेकिन अब उनसे जगन्नाथ तो बोला नहीं गया, तो एक नया वर्ड आ गया। लिखो, पहले वर्ड लिखो फिर बताता हूँ कैसे बोलेंगे। JUGGG NAUT। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे जगनॉट, जगनॉट, जगरनॉट, जगरनॉट, जगरनॉट। तो जगन्नाथ बन गया हमारा जगरनॉट। और इसका एक मीनिंग भी रथ से उन्होंने जो इसका मीनिंग निकाला, वो मीनिंग एक तो आपका रथ है, रथ को भी आप बोल सकते हो, जो ब्रिटिश लोगों ने समझा। दूसरा है ह्यूज पावरफुल एंड ओवरवेलमिंग फोर्स। कोई बहुत बड़ी ऊर्जा, फोर्स को, भाई वो खराब मत करना न्यूज़पेपर, उसको काम कर भाई बाहर से लाइए देखो। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये वाली शिप छोड़ दो। तो ये ह्यूज पावरफुल एंड ओवरवेलमिंग को, बहुत ज्यादा फोर्स हो, उसे कहते हैं जगरनॉट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, प्लीज डोंट मेक नॉइज हियर। रिलेंटलेस मोदी इलेक्शन जगरनॉट। रिलेंटलेस, अगर किसी को मीनिंग लिखना है इस वर्ड का तो वो भी लिख लो। रिलेंटलेस क्या होता है? लिखो RELENT रिलेंटलेस का मीनिंग होगा कि कहते हैं ना कि यार एक आदमी हर समय जो काम करता रहता है, ना सोता है ना उठता है, तो वो रिलेंटलेस है, एक नाउन है ये। कभी ना अथक, जिसे हिंदी में कहेंगे अथक, कि थकता ही नहीं है। तो ये सेंटेंस क्या है? रिलेंटलेस मोदी इलेक्शन जगरनॉट। तो ये क्या कहना चाह रहा है? एक आर्टिकल में था, ये कहना चाह रहे थे कि जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, वो इलेक्शन जगरनॉट से उनको, वो रिलेंटलेस है, मतलब एक ना थकने वाला इलेक्शन जगरनॉट है। ठीक है, वेट फॉर 5 मिनट्स। कि वो एक इतना ज्यादा, आप देखते हो कि इस राज्य में इलेक्शन हुए, MCD के इलेक्शन दिल्ली में आ रहे हैं, किसी और राज्य में नगर निगम के इलेक्शन आ जाते हैं, फिर विधानसभा के इलेक्शन आते हैं, फिर लोकसभा के इलेक्शन आते हैं। तो एक ऐसी मशीनरी बन गई है मोदी और अमित शाह के साथ बीजेपी, जो कि रिलेंटलेस जगरनॉट ऑफ इलेक्शन है, कि भैया वो थकती नहीं है, एक मशीनरी की तरह बन गई पार्टी। वो मशीन का काम सिर्फ चुनाव जीतना है। तो वो एक रिलेंटलेस मोदी इलेक्शन जगरनॉट, मतलब इलेक्शन जगरनॉट मतलब पावरफुल तरीके से इलेक्शन को लड़ते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैंने कल एक इम्पोर्टेंट न्यूज पढ़ी है आपको, कि हमारे भारत के अंदर आप लोग देखते हैं इतने धार्मिक अभी मंदिरों के निर्माण, धार्मिक क्षेत्रों के निर्माण,
धार्मिक रूप से वो बड़ी और भी कई चीज़ें, इमारतें बड़ी बड़ी खड़ी की जा रही है, और धार्मिक यात्राओं पे भी हर सरकार, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वो यात्राओं पे सब्सिडी दे रहे हैं या पैसे दे रहे हैं, और हजारों हजार करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है। और कल एक न्यूज़ मैंने पढ़ी है कि भारत को सेमीकंडक्टर बनाना है, उत्पादन करना है। सेमीकंडक्टर वो पार्ट होता है जो कि हमारे फोन्स के अंदर लगता है, मेनली कंप्यूटर चिप्स वगैरह में लगता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। उसमें हमारा बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार बाहर चला जाता है, और अगले 7 सालों में अगर हमने अपना उत्पादन शुरू नहीं किया तो आज नंबर 1 जो हमारा इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट मतलब निर्यात, वो ऑयल का होता है, उसको भी पीछे छोड़ के सेमी कंडक्टर इंपोर्ट हमें करने पड़ेंगे। मतलब हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बाहर चला जाएगा। और मनमोहन सरकार की गवर्नमेंट के टाइम से 60,000 करोड़ रुपए हमें इसके लिए करने थे, लेकिन कई हजारों करोड़ रुपए धार्मिक संस्थाओं पे, धार्मिक यात्राओं पे, धार्मिक पे करने, हवाई चीज़ें, मैं धार्मिक चीज़ों को हवाई चीज़ें कहूँगा, ऊपरी चीज़ें हैं। इसका क्या लिंक है नहीं है, क्योंकि अगर जहाँ तक गॉड की या भगवान की किसी भी नाम से आप दो उसको, अगर आपको इबादत करनी है, जैसे भगवान बुद्ध कितने बड़े भगवान तक बन गए, वो लोग उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान इन द सेंस उनको एक रिस्पेक्टेड कहते हैं, उनमें पावर्स थी उनमें कई, जिसका जिक्र उन्होंने मना किया था करने के लिए, लेकिन उनमें कई सारे पावर्स थी। पर वो किसी बड़े धार्मिक रूप से कोई इमारत में खड़े होकर हजारों करोड़ रुपए में नहीं बने, वो तो एक पेड़ के नीचे बैठ के उनको ज्ञान मिल गया था, प्राप्ति हो गई थी। तो ये संस्कार हमारे भारत के छोड़ के हम भवनों के निर्माण में जा रहे हैं। लेकिन जो आज की जरूरत है, जैसे सेमीकंडक्टर है, तो आप छोटी सी एक और बात आप लोगों को बता देता हूँ, सिर्फ इंग्लिश नहीं, हमें पढ़ना भी चाहिए। भारत का मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर है, 600 करोड़ डॉलर है, आई थिंक 600 बिलियन डॉलर, सॉरी 600 बिलियन डॉलर है। और 40 बिलियन डॉलर हमारा इस साल 4 महीने में खर्च हो चुका है, और 50 बिलियन डॉलर का कर्जा जो श्रीलंका पे है, तो आज वो कंगाल हो गया, पर 50 बिलियन डॉलर कर्जा हो गया है। अब श्रीलंका तो इतना सा देश है, भारत पे सोचिए 50 बिलियन और हमारे पास सिर्फ 600 बिलियन डॉलर है, और 40 बिलियन मतलब $10 हमारा प्रति महीने खर्च हो रहा है। मतलब 120 बिलियन डॉलर हमारा खर्च हो जाएगा। तो अगले 4 साल से ज़्यादा का हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है। और ऐसे अगर सेमीकंडक्टर पे हमें और या कई चीज़ों पे हमें पैसा व्यय करने लगा तो हमारा भी हाल क्या होगा, वो तो आगे समय बताएगा। तो ये भी समझने की बात है, आप लोगों को शिक्षा लो, शिक्षा के साथ साथ और भी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ। अब हम कल से नए वर्ड्स शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों? सही लगी क्लास आज की? बाय बेटा। Bye, sir. Have a nice day.